नमस्कार, कैसे आप सब लोग। आप लोग बहुत अच्छे होंगे। इससे पहली वीडियो में हमने पढ़ा नए राजा और उनके राज्य। 7वीं शताब्दी के बाद कई राजवंशों का उदय हुआ, जिसमें गुज्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल, चोल, चाहमान ऐसे बहुत सारे राजवंश थे जिनके विषय में हमने इससे पिछली वीडियो में पढ़ा। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं दिल्ली के सुल्तान। अब जो दिल्ली है 12वीं शताब्दी में एक महत्वपूर्ण शहर बनकर उभरा। वैसे तो दिल्ली का महाभारत काल से ही बड़ा वर्णन है। पहले हस्तिनापुर के नाम से दिल्ली प्रसिद्ध थी। और हम जो इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि कैसे तुर्क के शासक आए, खिलजी आए और भी कई तरह के वंशज आए जिन्होंने दिल्ली पर शासन किया और दिल्ली के लिए उनमें संघर्ष हुआ। तो चलो शुरू करते हैं। तीसरा अध्याय, दिल्ली के सुल्तान। दिल्ली में कई राजाओं के साम्राज्य के उदय तथा पतन के साक्ष्य आज भी विद्यमान हैं। सच्चे मायने में दिल्ली हमारे देश के भविष्य, भूतकाल एवं वर्तमान परिस्थितियों का मेल मिश्रण है। तोमर शासकों में दिल्ली की स्थापना का श्रेय अनंगपाल को जाता है। जो अनंगपाल है उसने 1130 ईस्वी के आसपास दिल्ली की स्थापना की। दिल्ली तो पहले थी, लेकिन जैसा दिल्ली का स्वरूप है उसके लिए तोमर जो राजवंश था उसमें अनंगपाल एक ऐसा शासक था जिसने दिल्ली को ऐसी पहचान दी। उसके बाद चौहान वंश 1165 से 1192 तक दिल्ली पर शासन काबिज रखा। पृथ्वीराज चौहान प्रमुख शासक था जो 1175 से 1192 तक दिल्ली का सम्राट बना रहा, शासक बना रहा। अब इसमें 962 ईस्वी में दक्षिण एशिया के हिंदू और बौद्ध साम्राज्यों के ऊपर सेना द्वारा, जो कि फारस और मध्य एशिया से आए थे, व्यापक स्तर पर हमले होने लगे। इनमें से महमूद गजनवी ने सिंधु नदी के पूर्व में तथा यमुना नदी के पश्चिम में बसे साम्राज्यों को 997 ईस्वी से 1030 ईस्वी तक 17 बार लूटा। जो मोहम्मद गजनवी है उसने भारत पर 17 बार आक्रमण किए और जो उसका अंतिम आक्रमण था वह सोमनाथ का मंदिर था। सोमनाथ के मंदिर को लूटा, खसोटा और तोड़ा था। महमूद गजनवी ने अपने साम्राज्य को पश्चिमी पंजाब तक ही बढ़ा सका। यानी कि जो महमूद गजनवी था वह अपने साम्राज्य को पश्चिमी पंजाब तक बढ़ा चुका था। यहाँ तक वो सफल रहा, उसके बाद वह असफल हो गया। परंतु वो भारत में अस्थायी इस्लामिक शासन स्थापित न कर सके। इसके बाद गौर वंश के सुल्तान मोहम्मद गोरी ने उत्तर भारत पर योजनाबद्ध तरीके से हमले करना आरंभ किया। उसने अपने उद्देश्य के तहत इस्लामिक शासन को बढ़ाना शुरू किया। गोरी एक सुन्नी मुसलमान था जिसने अपने साम्राज्य को पूर्वी सिंधु नदी तक बढ़ाया और सल्तनत काल की नींव डाली। कुछ ऐतिहासिक ग्रंथों में सल्तनत काल को 1192 से 1526 अर्थात 334 वर्षों तक बताया गया है। इसमें जो इतिहासविद हैं उनमें मतभेद है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि जो मोहम्मद गोरी है, जब 1191 में पृथ्वीराज चौहान के साथ मोहम्मद गोरी का पहला युद्ध हुआ तो पृथ्वीराज चौहान ने उसको बहुत बुरी तरह हराया। मोहम्मद गोरी को बहुत बुरी तरह हराया, लेकिन जिंदा छोड़ दिया। और मोहम्मद गोरी को जिंदा छोड़ना पृथ्वीराज चौहान की ऐसी चूक हुई जिसका भुगतान भारत ने कई सदियों तक चुकाया। और यहाँ से भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हुई। इतिहासकार ये मानते हैं कि 1192 में जो युद्ध हुआ उसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई, ये तो सभी मानते हैं। लेकिन पृथ्वीराज चौहान को गोरी ने वहीं मार दिया, इस पर मतभेद है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि गोरी पृथ्वीराज चौहान और उसके जो दरबारी थे चंद्रप्रदाई, उनको उठाकर ले गया
और वहाँ जाकर पृथ्वीराज चौहान को बहुत यातनाएं दी, इतनी यातनाएं दी कि उसकी दोनों आंखें निकाल ली। लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने शब्द भेदी बाण से गोरी का अंत करके अपने आप को भी, चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज चौहान ने एक दूसरे को खंजर घोंपकर मार दिया। लेकिन इस पर बड़ा विवाद है, ऐसा कुछ इतिहासकार मानते हैं। कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान 1992 में ही मारे गए थे। खैर, यहाँ देखते हैं हम, यहाँ क्या है। 1206 ईस्वी में गोरी की हत्या कर दी गई। गोरी की हत्या के बाद उसके एक तुर्क गुलाम या ममलूक, अरबी भाषा में गुलाम को ममलूक बोलते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक ने सत्ता संभाली और दिल्ली का पहला सुल्तान बना। अब ये दिल्ली का पहला सुल्तान बन गया। अब इसके बाद जो मुस्लिम शासक हैं वो एक के बाद एक आते गए। दिल्ली सल्तनत के क्रमानुसार 5 वंश निम्नलिखित थे। ये 5 वंश जो हैं, इन 5 वंशों को मिलाकर दिल्ली सल्तनत बनी। इनके पांचों के शासनकाल को ही दिल्ली सल्तनत कहा जाता है। ये कैसे थे? गुलाम वंश, इसको मामलुक वंश भी बोलते हैं, इलबरी वंश भी बोलते हैं। ये 1206 से 1290 तक रहा। 1290 से के बाद खिलजी वंश आया जो 1290 से 1320 तक रहा। फिर उसके बाद तुगलक वंश जो 1320 से 1414 तक रहा। फिर उसके बाद सैयद वंश जो 1414 से 1451 तक रहा। और उसके बाद लोधी वंश 1451 से 1526 तक रहा। 1526 में बाबर आ गया जिसने दिल्ली सल्तनत का अंत कर दिया। इनमें से 4 वंश मूलतः तुर्क थे, जबकि अंतिम वंश लोधी वंश अफगान था। जो गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद ये सब क्या थे? ये तुर्क के थे, तुर्की वंश था। जबकि जो लोधी वंश था ये अफगान का वंश था। मोहम्मद गोरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का प्रथम सुल्तान बना। इस सल्तनत ने न केवल बहुत से दक्षिण एशिया के मंदिरों का विनाश किया, साथ ही अपवित्र भी किया, पर इसने भारतीय इस्लामिक वास्तुकला के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दिल्ली सल्तनत अपने आप में महत्वपूर्ण काल है जिसमें महिला ने भी शासन की बागडोर संभाली। जो कि रजिया सुल्तान थी, वो पहली महिला शासक थी। अंत में मुगल सल्तनत द्वारा इस साम्राज्य का अंत हुआ। चलो अब थोड़ा सा इससे विस्तार से पढ़ लेते हैं। बहुत ज़्यादा विस्तार से तो पढ़ नहीं सकते, बस कुछ महत्वपूर्ण जो है उसी को पढ़ेंगे। गुलाम वंश। अब गुलाम वंश को देखते हैं। गुलाम वंश क्या था? गुलाम वंश को इतिहासकारों ने अलग अलग नामों से पुकारा है। इसका विवरण निम्नलिखित है। गुलाम वंश, प्रारंभिक इतिहासकारों ने इसे गुलाम वंश कहा क्योंकि इस वंश के कुछ शासक गुलाम रह चुके थे, लेकिन यह नाम सर्वाधिक उपयुक्त नहीं है। फिर मामलुक वंश, यह नाम भी उपयुक्त नहीं है क्योंकि मामलुक का अर्थ है ऐसे गुलाम, मामलुक का अर्थ ऐसे गुलाम से है जिनके माता पिता स्वतंत्र हों या ऐसे दास जिन्हें सैनिक कार्यों में लगाया जाता था। फिर है इलबरी वंश, यह नाम सर्वाधिक उपयुक्त नाम है क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़कर इस वंश के सभी शासक इलबरी जाति के तुर्क थे। क्या थे? इलबरी जाति के तुर्क थे। जो गुलाम वंश के शासक थे वो क्या थे? इलबरी जाति के तुर्क थे। अब गुलाम वंश का शासन कैसे कैसे हुआ? गुलाम वंश के शासक देख लेते हैं। पहला शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, जो 1206 से 1210 ईस्वी तक शासक रहा। उसके बाद आराम शाह, कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी। उसका नाम
अनुभवहीन व अयोग्य पुत्र आराम शाह था, किंतु इल्तुतमिश ने इसे पदस्थ करके सिंहासन पर अधिकार कर लिया। इल्तुतमिश कौन था? ये कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था और भतीजा भी था। इसने इसके बेटे को सिंहासन से उठाकर फेंक दिया। अब आया इल्तुतमिश 1210 से 1236 ईस्वी तक इसका शासन रहा इल्तुतमिश का। उसके बाद रुकनुद्दीन फिरोज शाह 1236 ईस्वी में कुछ ही समय के लिए रहा, इसलिए 1236 ईस्वी में ही रहा, उसमें ही उतर गया। इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शाह गद्दी पर बैठा। उसकी माता शाह तुर्कान दासी थी। मुस्लिम सरदारों ने शाह तुर्कान और रुकनुद्दीन फिरोज की हत्या कर दी, तभी मार दिया गया। अब इसके बाद इल्तुतमिश की ही पुत्री कौन आई? रजिया। रजिया ने शासन किया 1236 से 1240 ईस्वी तक। यह भारत की पहली महिला शासिका थी जिसने 4 साल तक शासन किया, फिर बाद में इसकी भी हत्या हो गई। उसके बाद आता है मुइजुद्दीन बहराम शाह। ये 1240 से 1242 तक 2 साल तक शासक रहा। उसके बाद अलाउद्दीन मसूद शाह जो 1242 से 1246 ईस्वी तक शासक रहा। उसके बाद नासिरुद्दीन मोहम्मद जो 1246 से 1266 तक शासक रहा। ये जितने शासक हैं ये सभी के सभी अयोग्य रहे, इनका इतिहास में कोई भी ज़्यादा योगदान नहीं है। इसके बाद जो योग्य शासक आया वो था बलबन। बलबन 1266 से 1286 तक शासक रहा। बलबन ने बहुत सारे ऐसे कार्य किए जो कि जानने लायक हैं और जो इतिहास के उन काले पन्नों को दिखाते हैं जिसमें भारत में मुसलमानों की आबादी बढ़ती चली गई। बाहर से अफ़गान और फारस से आकर जो वहाँ के अमीर लोग थे वो भारत में आकर अस्थायी रूप से बस गए। उसके बाद कैकुबाद या कैमूर्स या कयूमर्स, कई नामों से इसको जाना जाता था, ये 1286 से 1290 ईस्वी तक शासक रहा और ये अंतिम शासक था। अगर हम इन सब के बारे में पढ़ने लगे तो एक एक शासक के विषय में ही बहुत बड़ी बड़ी वीडियो बन सकती है, उसको भी पढ़ेंगे, लेकिन उसको हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हम केवल शॉर्ट की पढ़ रहे हैं। आगे क्या है? बुगरा खां की सलाह पर कैकुबाद ने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को शासन संभालने के लिए दिल्ली बुलाया। कैकुबाद ने जलालुद्दीन को शाइस्ता खां की उपाधि भी दी, लेकिन जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने 1290 ईस्वी में कैकुबाद को हटाकर बलबन के अन्य अधिकारी कैमूर्स को सुल्तान घोषित किया तथा कुछ माह बाद कैमूर्स की हत्या कर जलालुद्दीन ने खिलजी वंश की स्थापना की। ये उसको मारकर फिर खुद ही शासक बनकर बैठ गया। उसके बाद आता है खिलजी वंश। कब से कब तक है ये? 1290 से 1320 ईस्वी तक। खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी था। इसको अमीर वर्ग, उलेमा वर्ग, जनता का समर्थन प्राप्त नहीं था। इसके कारण निम्नलिखित हैं जो इसको लोग पसंद नहीं करते थे। खिलजी वंश के संस्थापक के साथ सल्तनत में नस्लवादी प्रवृत्ति का अंत हुआ तथा प्रशासन में वंश या कुल के स्थान पर योग्यता को आधार बनाया गया। खिलजियों ने बिना किसी वर्ग के समर्थन के शक्ति के बल पर न केवल शासन की स्थापना की बल्कि बड़े साम्राज्य का निर्माण किया। अब खिलजी वंश के शासक देख लेते हैं एक बार कौन कौन थे। खिलजी वंश के शासक सबसे पहले जलालुद्दीन खिलजी जो 1290 से 1298 तक 8 साल तक शासक रहा। फिर जलालुद्दीन खिलजी को मारकर अलाउद्दीन खिलजी जो कि इसी का भतीजा था वह 1296 से 1316 तक शासक रहा। अलाउद्दीन खिलजी के बाद मुबारक शाह खिलजी, ये भी 1316 से 1320 तक 4 साल तक शासक रहा। उसके बाद नसरुद्दीन
खुसरो शाह अप्रैल से सितंबर तक केवल 4-5 महीने शासक रहा। फिर गाजी मलिक दीपालपुर का इक़्तेदार था, ये के नेतृत्व में खुसरो शाह को मरवा दिया गया तथा तुगलक वंश की स्थापना हुई। अब गाजी मलिक के द्वारा क्या हो गया, जो अंतिम खिलजी शासक था उसको समाप्त कर दिया गया और इसके समाप्त होने पर कौन सा वंश आ गया, तुगलक वंश। इसमें जो अलाउद्दीन खिलजी है ये महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बहुत ही क्रूर था। इतना क्रूर था कि इसने जो स्थानीय जनता है उस पर 50% तक टैक्स लगाया, अस्थाई सेना की नींव डाली और सेना को नगद वेतन देने वाला पहला शासक अलाउद्दीन खिलजी था। और यही वह शासक था जिसने सबसे पहले दक्षिण की ओर विजय प्राप्त की थी, क्योंकि इसका एक सेनापति था मलिक काफूर, उसको इसने दक्षिण अभियान के लिए भेजा जहां वो लगभग कामयाब हुआ और उसको वहां से कोहिनूर का हीरा भी प्राप्त हुआ। खैर, अलाउद्दीन खिलजी के विषय में बहुत सारी जानकारियां हैं, जब हम विस्तार से पढ़ेंगे इनको तब उसके बारे में बताएंगे। अब है तुगलक वंश। तुगलक वंश 1320 से 1325 ईस्वी तक रहा। अब तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। तुगलक वंश के शासक, ये यहाँ गलत छपा है, 1325 नहीं है, 1320 से तुगलक वंश जो रहा ये 1414 तक रहा। कितने तक रहा, यहाँ हम इसको ठीक कर लेंगे, 1414 तक। 1320 से 1414 तक तुगलक वंश रहा। तो तुगलक वंश के शासक कौन कौन थे? पहला शासक था गयासुद्दीन तुगलक जो 1320 से 1325 तक रहा। ये जो यहाँ पर लिखा था ये इसी का लिखा हुआ था। तो 1320 से 1325 तक शासक कौन रहा? गयासुद्दीन तुगलक। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक जो कि 1325 से 1351 तक शासक रहा। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक जो महमूद बिन तुगलक है, इसको पागल बादशाह की उपाधि दी गई। इसने बहुत सारे काम ऐसे किए जो कि ये सबसे पढ़ा लिखा, सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा विद्वान व्यक्ति था, लेकिन इसकी जितनी भी योजनाएं थी वो सभी की सभी असफल रही और यह पागल शासक के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि यही वह शासक है जिसने सत्ता स्थानांतरित, यानी कि इसने क्या किया, राजधानी परिवर्तित की। दिल्ली से यह दौलताबाद अपनी राजधानी लेकर गया, लेकिन गलती क्या की, सभी दिल्ली वासियों को भी अपने साथ लेकर चला, जो कि रास्ते में बहुत सारे मर गए। और दौलताबाद में जब जाकर बसे तो वहाँ पानी की किल्लत पड़ गई, वहाँ उतना पानी पीने के लिए नहीं था। तो फिर इसने सोचा, फिर दोबारा यह दिल्ली की ओर बढ़ा सभी को लेकर, तो कुछ लोग वहाँ मर गए। इस प्रकार इसकी जितनी भी योजनाएं थी वो सभी की सभी बेकार हुई, इसलिए इसको इतिहास में पागल कहा गया। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक, ये भी एक महत्वपूर्ण शासक था, बहुत ज़्यादा क्रूर था। हिंदुओं पर जजिया कर इसने लगाया, सबसे पहले ब्राह्मणों पर भी जजिया कर फिरोज शाह तुगलक ने ही लगाया। ये कब से कब तक रहा? 1351 से 1388 ईस्वी तक। 1388 में इसकी मृत्यु के बाद तुगलक वंश का पतन हो गया और उसका पोता तुगलक शाह गयासुद्दीन द्वितीय के नाम से शासक बना, जिसके बाद अनेक कमज़ोर शासक हुए जो इस प्रकार हैं। ये केवल नाम मात्र के शासक थे, जिसमें अबू बकर, मोहम्मद शाह, हुमायूं, अलाउद्दीन सिकंदर शाह, ये सब क्या थे? नाम मात्र के थे। इनकी कोई ऐसी छवि नहीं है जिसको इतिहास में लिखा गया हो। आगे आया नासिरुद्दीन मोहम्मद, यह अंतिम तुगलक शासक था। 1413 ईस्वी में नासिरुद्दीन मोहम्मद की मृत्यु हो गई तथा कुछ महीनों के लिए दौलत खां नामक अफगान ने दिल्ली पर शासन किया, जिसे खिज्र खां ने पराजित कर सैयद वंश की स्थापना की। अब तुगलक वंश समाप्त हो गया, अब आ गया सैयद वंश। अब जो सैयद वंश था ये 1414 से 1451 तक रहा। सैयद वंश में 2-3 शासक आए, उनको देख लेते हैं कौन कौन थे। सैयद वंश
की स्थापना किसने की? खिज्र खां ने सेन वंश की स्थापना की थी। सेन वंश के शासक सबसे पहले कौन था? खिज्र खां, जो 1414 से 1421 तक शासक रहा। उसके बाद मुबारक शाह, जो 1421 से लेकर 1434 तक शासक रहा। उसके बाद मोहम्मद शाह, जो 1434 से 1445 तक शासक रहा। फिर आलम शाह, जो 45 से 1451 तक शासक रहा। 1451 में आलम शाह ने बहलोल लोदी के पक्ष में सत्ता त्याग दी तथा स्वयं बदायूं चला गया। अब ये बहलोल लोदी, चूँकि ये आलम शाह जो है इसको शासन में कोई रुचि नहीं रही, इससे शासन चल भी नहीं रहा था, ये बड़ा ही अय्याशी टाइप आदमी था, तो इसने क्या कहा बहलोल लोदी को, ले भाई तू सत्ता चला, मैं तो चला अय्याशी करने, और ये बदायूं चला गया। अब आया लोदी वंश। लोदी वंश की स्थापना कब हुई? 1451 से और 1526 तक अब लोदी वंश चला। लोदी वंश भारत का प्रथम अफगान वंश था। बहलोल लोदी ने इस वंश की स्थापना की थी। लोदी वंश के शासक सबसे पहले बहलोल लोदी, जो 1451 से 1489 तक शासक रहा। फिर सिकंदर लोदी 1489 से 1517 तक शासक रहा। और अंतिम इब्राहिम लोदी, जो 1517 से 1526 ईस्वी तक शासक रहा। और अप्रैल 1526 में मुग़ल शासक बाबर पानीपत के प्रथम युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया। यानी कि जो इब्राहिम लोदी था वो बाबर से क्या हो गया? युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया। इसी के साथ लोदी वंश तथा दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया। यानी कि जो दिल्ली सल्तनत कुतुबुद्दीन ऐबक से शुरू हुई वो इब्राहिम लोदी पर आकर समाप्त हो गई, अर्थात 1206 से शुरू हुई और 1526, यानी कि 3-4 पीढ़ियाँ इस बीच में चली जाती हैं, 4-5 पीढ़ी भी जा सकती हैं। इतने समय तक दिल्ली सल्तनत बनी रही, जिसमें तुर्कों ने और अफगानों ने, वैसे तो सभी तुर्क थे, दिल्ली पर शासन किया। तो ये जितना हमने कर लिया, बहुत कम समय में कर लिया। इसको पढ़ने के लिए अगर हम प्रत्येक पर वीडियो बनाएं तो एक एक शासक पर ही कई वीडियो बनकर उसका विषय कंप्लीट होता है इतिहास में। लेकिन अभी हम केवल की पॉइंट्स पढ़ रहे हैं और इसमें हम देखते हैं जो NCERT के अंतर्गत प्रश्न उत्तर दिए गए हैं उसमें क्या है उसको भी समझने का प्रयत्न करते हैं। उसके द्वारा भी दिल्ली सल्तनत को समझने का प्रयत्न करते हैं। अभ्यास के जो पाठ्यगत प्रश्न उत्तर हैं, क्या आपको लगता है कि न्याय चक्र राजा और प्रजा के बीच के संबंध को समझाने के लिए उपयुक्त शब्द है? अब जो न्याय चक्र है उसको देखते हैं क्या था, ये उत्तर देखते हैं इसका क्या है। 13वीं सदी के इतिहासकार फ़क़-ए मुदब्बिर ने न्याय चक्र के बारे में लिखा है। राजा का काम सैनिकों के बिना नहीं चल सकता। न्याय चक्र क्या था? न्याय चक्र था राजा का काम सैनिकों के बिना नहीं चल सकता, सैनिक वेतन के बिना नहीं जी सकते, वेतन आता है किसानों से एकत्रित किए गए राजस्व से, मगर किसान भी राजस्व तभी चुका सकेंगे जब वे खुशहाल और प्रसन्न हों। ऐसा तभी हो सकता है जब राजा न्याय और ईमानदार प्रशासन को बढ़ावा दे। तो ये जो हम पढ़ रहे थे क्या था, ये न्याय चक्र। न्याय चक्र का उपरोक्त वर्णन राजा और प्रजा के बीच के संबंध को समझाने के लिए आंशिक रूप से उपयुक्त शब्द है। पूरा तो उपयुक्त नहीं है, लेकिन आंशिक रूप से क्या है, ये उपयुक्त शब्द है। किसने दिया था ये न्याय चक्र? ये दिया था फ़क़-ए मुदब्बिर ने 13वीं सदी के अंतर्गत। अब दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। मिनहाज के विचार अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। मिनहाज भी एक इतिहासकार था, एक राइटर था। क्या आपको लगता है कि रजिया के विचार भी यही थे? आपके अनुसार स्त्री के लिए शासक बनना इतना कठिन क्यों था?
जो मिनहाज है उसने रजिया के विषय में अपनी टिप्पणी लिखी है, तो उसी के विषय में बात हो रही है। इसका उत्तर देख लेते हैं। मिनहाज ए सिराज, इसका पूरा नाम था। मिनहाज ए सिराज का मानना था कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई है उसमें स्त्रियों को पुरुषों के अधीन होना चाहिए। ऐसी स्थिति में रानी का शासन इस व्यवस्था के विरुद्ध था। चूँकि रजिया को इसने स्त्री मानते हुए ऐसा कहा। रजिया सुल्तान 1526 से 1540 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत की शासिका थी। रजिया सुल्तान को महिला शासक होने के कारण काफ़ी विरोध का सामना करना पड़ा था, जबकि रजिया सुल्तान ने मर्दों की तरह शासन चलाया। रजिया सुल्तान के विचार मिनहाज सिराज के विपरीत थे। पहले पितृप्रधान समाज के कारण पिता का पुत्र ही राजा होता था, इसलिए स्त्री के लिए शासक बनना कठिन काम था। क्योंकि जिस समय रजिया सुल्तान शासक बनी तो उसके सामने बहुत सारी कठिनाइयाँ थी। जो उस समय के जितने भी तुर्क अमीर थे उनमें से कोई नहीं चाहता था कि हम एक महिला के नीचे काम करें, एक महिला के आदेशों का पालन करें। इस कारण रजिया का पूरा विरोध हुआ। अगला प्रश्न है, क्या आपको गुलाम को बेटे से बढ़कर क्या आपको गुलाम के बेटे से बढ़कर मानने का कोई प्रमाण दोबारा पढ़ते हैं। क्या आपको गुलाम को बेटे से बढ़कर मानने का कोई कारण समझ में आता है? यानी कि प्रश्न क्या है कि आपको गुलाम से बढ़कर बेटे को मानने का कोई कारण समझ में आता है? या उस समय एक बात हुई थी, चूँकि जो शासक वर्ग था वो ये कहता था, जिनको गुलाम पसंद थे, कि मैं गुलामों को जो है अपने बेटों से बढ़कर मानता हूँ। ये वही प्रश्न है। उत्तर, सल्तनत काल के प्रारंभिक शासक गुलाम वंश के थे। मोहम्मद गोरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का शासक बना था और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश दिल्ली का शासक बना था। इसलिए भारत को गुलामों का गुलाम बोलते हैं कि भारत को गुलामों के गुलाम ने भी अपनी नीति के अनुसार घुमाया और गुलामों का गुलाम भी यहाँ पर शासक बन बैठा। ये दोनों शासक काफ़ी योग्य और बुद्धिमान थे। इसलिए बुद्धिमानों का कहना है कि योग्य और अनुभवी गुलाम बेटे से भी बढ़कर होता है। यह कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि ये गुलाम अपनी योग्यता और बुद्धि से ही राजा या सुल्तान के दिल जीत पाते थे। इसलिए सुल्तान उन्हें बेटे से बढ़कर मानते थे। अगला प्रश्न है, आपके ख्याल से बर्नी ने सुल्तान की आलोचना क्यों की? बर्नी भी एक राइटर था। अब इसने सुल्तान की आलोचना क्यों की? उत्तर देख लेते हैं। सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने अजीज खुमार नामक कलाल शराब बनाने और बेचने वाला, फिरोज हज्जाम नामक नाई, मनका तब्बाक नामक बावर्ची और लड्ढा तथा पीरा नामक मालियों को ऊंचे प्रशासनिक पदों पर बैठाया था। जो मोहम्मद बिन तुगलक है, इसने जो ये जाति से बहुत छोटे थे, एक शराब बेचने वाला बनाने वाला क्या था, कलाल, दूसरा फिरोज हज्जाम किसे नाई को बोलते हैं, नामक नाई था, और मनका तब्बाक नामक बावर्ची था, और लट्ठा तथा पीरा नामक मालियों को ऊंचे पदों पर बिठाया। ये लोग सुल्तान को चापलूसी करके बड़े पद पाए थे। इनके अंदर बड़े पद पाने की योग्यता नहीं थी। ये कौन थे? जो मोहम्मद बिन तुगलक है उसको लगता था ये बहुत योग्य हैं, लेकिन ये कौन थे? चापलूस थे।
और मोहम्मद बिन तुगलक इतना विद्वान होते हुए भी नहीं समझ पाया और इनको बड़े बड़े पद दे दिए। इसलिए इतिहासकार ज़ियाउद्दीन बरली ने इनकी नियुक्तियों का उल्लेख सुल्तान के राजनीतिक विवेक के नाश और शासन करने की अक्षमता के उदाहरण के रूप में किया है। क्योंकि बरनी ने कहा कि जो मोहम्मद बिन तुगलक है वास्तव में पागल है, इसके अंदर इतना विवेक नहीं कि किसको किस पद पर बैठाना चाहिए, इसको शासन करना नहीं आता। प्रश्न 5 देखते हैं। सरदारों की रक्षा व्यवस्था का वर्णन कीजिए। अब सरदारों की रक्षा और व्यवस्था क्या थी उसका देख लेते हैं। उत्तर, मोरक्को से 13वीं सदी में भारत आए यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को से, ने भारत के सरदारों की रक्षा व्यवस्था का वर्णन किया था। उसके अनुसार सरदार चट्टानी उबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाकों में किले बनाकर रहते थे और कभी कभी बांस के झुरमुटों में भी रहते थे। ये दोनों स्थान काफ़ी दुर्गम होते थे। सरदार इन जंगलों में रहते थे जो इनके लिए किले की प्राचीर का काम करते थे। इस दीवार के घेरे में ही उनके मवेशी और फसल रहते थे। अंदर ही पानी भी उपलब्ध रहता था, अर्थात यहाँ एकत्रित हुआ वर्षा का जल। इसलिए उन्हें प्रबल बलशाली सेनाओं के बिना हराया नहीं जा सकता था, क्योंकि ये कहाँ रहते थे? जंगलों में रहते थे, और जंगलों में भी उबड़ खबड़ पहाड़ियों में छुपे रहते थे, वहीं सब सामान अपना खाने पीने का रखते थे। तो इसलिए और जो वहाँ के रास्ते थे ये जो सरदार थे इन्हीं को उनके पता था। तो इसलिए अगर इनको पराजित करना होता था तो बड़ी सेना लेकर जाना पड़ता था। अब कुछ पाठ्य पुस्तक के प्रश्न हैं, इनको भी देख लेते हैं। पहला प्रश्न, दिल्ली में पहल किसने राजधानी स्थापित की? तो किसने की? हमने पीछे बात की, तोमर राजपूत चौहान राजाओं ने पहल दिल्ली में राजधानी स्थापित की। कौन था? अनंगपाल, 1130 ईस्वी में। प्रश्न 2, दिल्ली के सुल्तानों के शासनकालों में प्रशासन की भाषा क्या थी? तो जो दिल्ली के जितने भी शासक हुए उन सब के प्रशासन की भाषा क्या थी? फारसी भाषा थी। कौन सी भाषा थी? फारसी। सभी की जो प्रशासनिक भाषा थी वह कौन सी थी? फारसी थी। प्रश्न 3, किसके शासनकाल के दौरान दिल्ली का सबसे अधिक विस्तार हुआ? तो सबसे अधिक विस्तार किसके शासनकाल के दौरान हुआ? मोहम्मद तुगलक। वैसे तो ये पागल था लेकिन इसने साम्राज्य विस्तार खूब किया। प्रश्न 4, इब्न बतूता किस देश से भारत आया था? तो ये मोरक्को अफ्रीका का एक देश है, वहाँ से यह भारत आया था। प्रश्न 5, न्याय चक्र के अनुसार सेनापतियों के लिए किसानों के हितों का ध्यान रखना क्यों जरूरी था? उत्तर, न्याय चक्र के अनुसार सेनापतियों के लिए किसानों के हितों का ध्यान रखना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि किसानों से एकत्रित किए गए राजस्व से ही सैनिकों को वेतन मिलता था। हमने पीछे पढ़ा भी है, मगर किसान भी राजस्व तभी चुका सकते थे जब वे खुशहाल और प्रसन्न हों। ऐसा तभी हो सकता है जब राजा न्याय और ईमानदार प्रशासन को बढ़ावा दे। प्रश्न 6, सल्तनत की भीतरी और बाहरी सीमा से आप क्या समझते हैं? उत्तर देख लेते हैं। भीतरी सीमा क्या थी? भीतरी सीमा से अभिप्राय गैरिसन शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित क्षेत्रों से गैरिसन शहरों की आवश्यकताओं की पूर्ति होती थी। बाहरी सीमा, गैरिसन शहरों की पृष्ठभूमि से सुदूरवर्ती क्षेत्रों को बाहरी सीमा कहा जाता था। प्रश्न 7 को क्या है? मुक्ति अपने अपने कर्तव्यों का पालन करें, यह सुनिश्चित करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए? आपके विचार से सुल्तान के आदेशों का उल्लंघन करना चाहने के पीछे उनके क्या कारण हो सकते हैं?
उत्तर, मुक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करें, यह सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए थे। जो मुक्ति थे वो क्या थे? संतुलित काल में एक बड़ा दायित्व था, बड़ा पद था। उनकी नियुक्ति वंश परंपरा के आधार पर नहीं की जाती थी। दूसरा है, उन्हें कोई भी इक्ता मतलब कोई क्षेत्र होता था, थोड़े समय के लिए दिया जाता था। तीसरा पॉइंट है, मुक्ति लोगों का समय समय पर स्थानांतरण किया जाता था। समय समय पर इनका क्या हो जाता था? स्थानांतरण भी किया जाता था। मुक्ति लोगों द्वारा एकत्रित किए गए राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए राज्य द्वारा लेखा अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। इस बात का ध्यान रखा जाता था कि मुक्ति राज्य द्वारा निर्धारित कर ही वसूले और तय संख्या के अनुसार सैनिक रखे। जो मुक्ति है एक पद था वहाँ पर, और ये बड़ा पद था। अब इसको राजस्व वसूल करने का अधिकार था और ये किसानों से राजस्व वसूल करता था, लेकिन जो राज्य तय करता था अगर उससे अधिक यह राजस्व वसूल करता था तो इसके ऊपर भी कुछ अधिकारी होते थे जो इसका लेखा जोखा रखते थे। प्रश्न 8, 2 प्रश्न और बचे हैं बस। दिल्ली सल्तनत पर मंगोल आक्रमणों का क्या कर प्रभाव पड़ा? क्योंकि जिस समय अलाउद्दीन खिलजी का शासन चल रहा था उस समय भारत पर मंगोलों का भयंकर आक्रमण चल रहा था। उत्तर देखते हैं, दिल्ली सल्तनत पर मंगोल आक्रमणों का निम्न प्रभाव पड़ा। जो मंगोल थे उनके आक्रमण का क्या क्या प्रभाव पड़ा देख लेते हैं। मंगोल आक्रमणों से मजबूर होकर अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक को एक विशाल सेना रखनी पड़ी। क्योंकि जो मंगोल हैं वो भारत पर बार बार आक्रमण करते थे, तो और वो थे भी बड़े ताकतवर और पूरी बर्बर जाति थी, मार काट ये करने वाली, तो उसको रोके रखने के लिए इनको बड़ी सेना रखनी पड़ती थी। दूसरा, अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों को इक्ता के स्थान पर, इक्ता मतलब ज़मीन के स्थान पर नगद वेतन देना तय किया। पहला शासक था जिसने नगद वेतन देना शुरू किया दिल्ली सल्तनत में। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के पुराने शहर के निवासियों को नई राजधानी दौलताबाद भेज दिया और उस इलाके में बड़ी सैनिक छावनी बना दी। मोहम्मद बिन तुगलक ने यह कारनामा किया था। उसने पुराने शहर के निवासियों को भी भेज दिया दौलताबाद, और वहाँ पर क्या हो गया, इसको एक सैनिक छावनी बना दी। अगला पॉइंट है, अलाउद्दीन खिलजी ने जनता पर और अधिक कर लगाए। जो मोहम्मद तुगलक ने तांबे के नए सिक्के चलवाए तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, जनता पर बहुत कर्ज लगाया, इतना टैक्स लगाया कि लोग टैक्स ही नहीं दे पाते थे। फिर मोहम्मद तुगलक ने तांबे के सिक्के चला दिए। उसने चांदी के सिक्के बंद करके तांबे के सिक्के चलाए, और तांबे के सिक्के चलाने से लोगों ने क्या किया, अपने घर में तांबे के सिक्के बनाने शुरू कर दिए, क्योंकि जो उसने सिक्का ढाला उस पर कोई भी राजकीय मोहर नहीं लगी थी, जिस कारण जो मोहम्मद तुगलक का खजाना है वो पूरी तरह से बेकार हो गया। और उसके बाद जब उसने वो बंद किया, फिर उसने तांबे के सिक्के सभी वापस मंगाए और उनके बदले चांदी के सिक्के दिए। कुल मिलाकर उल्टा पुल्टा किया, और इसलिए इसको पागल कहा गया। अगला प्रश्न 9 है, क्या आपकी समझ में तारीख के लेखक आम जनता के जीवन के बारे में कोई जानकारी देते हैं? चलो देखते हैं। हमारी समझ में तारीख के लेखक आम जनता के जीवन के बारे में जानकारी नहीं देते, क्योंकि जो तारीख के लेखक थे वो क्या करते थे, वो केवल जितने जो शासक वर्ग रहता था उसी के विषय में लिखते थे, उसी की प्रशंसा लिखते थे बस। तारीख के लेखक सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारियों जैसे सुरक्षित व्यक्ति होते थे, जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे और शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह देते थे। वे न्याय संगत शासन के महत्व पर बल देते थे। तारीख के लेखक नगरों में रहते थे, गांव में शायद ही कभी रहते हों। वे अक्सर अपने इतिहास सुल्तान के लिए उनसे ढेर सारे इनाम इकराम पाने की आशा में लिखा करते थे। प्रश्न 10 है, दिल्ली सल्तनत के इतिहास में रज़िया सुल्तान अपने ढंग की एक ही थी।
क्या आपको लगता है कि आज महिला नेताओं को ज़्यादा आसानी से स्वीकार किया जाता है? अब उसकी तुलना करनी है, जब रज़िया सुल्तान थी, महिला शासक बनी, उस समय क्या पृष्ठभूमि थी, आज भी वैसा ही है क्या? ज़रा विचार करें। चलो उत्तर देख लेते हैं। आज भी महिला नेताओं को ज़्यादा आसानी से स्वीकार नहीं किया जाता। आज भी भारत में लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं की संख्या 5% से भी कम है। ये अलग बात है कि संतृप्त काल की अपेक्षा वर्तमान में महिलाओं को ज़्यादा आसानी से स्वीकार किया जाता है। आज तो महिलाओं को हर क्षेत्र में स्वीकार किया जाता है। अंतिम प्रश्न है 11वां प्रश्न। दिल्ली के सुल्तान जंगलों को क्यों कटवा देना चाहते थे? क्या आज भी जंगल उन्हीं कारणों से काटे जा रहे हैं? देख लो, उत्तर तो सेम है, बात तो एक ही है। उत्तर देख लेते हैं। गैरिसन शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित भीतरी क्षेत्रों की स्थिति को मजबूत करने के लिए गंगा यमुना के दोआब के जंगलों को साफ कर दिया गया और शिकारी संग्राहकों को तथा चरवाहों को उनके पर्यावास से खदेड़ दिया गया। वह ज़मीन किसानों को दे दी गई और किसान कार्य को प्रोत्साहन दिया गया। ऐसा हुआ। क्यों हुआ? आज जंगल कई कारणों से काटे जाते हैं। उस समय किस लिए काटे गए थे? क्योंकि जो जंगल थे उसमें कुछ जंगल में रहने वाले लोग अपना गुट बना लेते थे और फिर जो शासक के सैनिक होते थे उन पर भी वो प्रहार कर देते थे और फिर जाकर जंगल में छुप जाते थे। एक कारण ये था। दूसरा, जनसंख्या वृद्धि हो रही थी तो उनके रहने के लिए, उनके खाने के लिए ज़मीन की आवश्यकता थी, इसलिए जंगलों को काटा जा रहा था। और जो उपजाऊ क्षेत्र थे गंगा यमुना दोआब के जंगल, उनको ज़्यादातर काटा गया। लेकिन आज क्यों काटा जा रहा है उसको देख लेते हैं। कृषि भूमि को प्राप्त करना व आवासों का निर्माण, आज भी वही है जो उस समय था। एक कारण तो वही है सेम। दूसरा, परिवहन मार्गों का निर्माण एवं खनन कार्य के लिए। बड़े बांधों के निर्माण में वनों की कटाई होती है। तो जो विकास कार्य जिसको हम बोलते हैं, विकास कार्यों के लिए वनों की कटाई होती है। कुछ अपना बिजनेस वनों को काट कर करते हैं और जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है जिसके कारण वनों की संख्या कम होती जा रही है। तो ठीक है, इससे अगली वीडियो में हम और पढ़ेंगे, इसको विस्तार से पढ़ेंगे, आगे का इतिहास पढ़ेंगे। आप इसको कीजिए। जिन्होंने अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ठीक है, अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।